हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे समास। समास होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे हम इसको समझें, कैसे याद रखें। ना सिर्फ समझना जरूरी है बल्कि लंबे टाइम तक याद रखना भी जरूरी है। तो इसके लिए हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए। फिर डेफिनेटली आपको कभी भी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से समझिए कि दो या दो से अधिक पद अगर मिल जाएं तो कई बार होता है कि एक नया पद मिलता है, नया शब्द मिलता है, और वो नया शब्द उन दोनों या दो से ज्यादा जो शब्द हमें पहले मिले थे उनसे छोटा होता है। इस प्रक्रिया में कई बार होता है कि कुछ पदों का लोप हो जाता है, या आप कहिए विभक्तियों का लोप हो जाता है। कई बार विभक्तियां नहीं होती लेकिन कुछ और शब्दों का भी लोप हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो भी शब्द हमें मिलते हैं उनको हम पूर्व पद और उत्तर पद में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद। तो देखिए पूर्व पद क्या है, यहाँ पे हमने एक शब्द लिया पीत, ये पूर्व पद बना। फिर हमने एक और शब्द लिया अंबर, ये उत्तर पद बना। तो पीत और अंबर मिलकर के एक नया पद मिला, एक नया शब्द मिला, जिसको हमने नाम दिया पीताम्बर। और पीताम्बर को हम एक नए नाम से जानते हैं समास के संबंध में, और इसको हम कहते हैं समस्त पद। तो इसको दोबारा सुन लीजिए आप। एक शब्द हमने लिया पीत, दूसरा शब्द हमने लिया अंबर। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो नया शब्द हमें मिला पीताम्बर। पीताम्बर हमारा क्या कहलाया? समस्त पद कहलाया, समस्त पद। पीताम्बर को हमने क्या कहा? समस्त पद कहा। और ये पीताम्बर हम देख रहे हैं कि ये इन दोनों पूर्व पद उत्तर पद से कहीं छोटा होता है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि ये छोटा होता है। तो इस प्रकार से जो छोटा शब्द हमें मिलता है उसको हम कहते हैं समस्त पद। और इस पूरे प्रोसेस को आप कहिए या प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। के यहाँ पे समास है ऐसा माना जाता है। दूसरा शब्द देखिए, हमने लिया गंगा, और इसके लिए इसके साथ एक और शब्द हमने लिया जल। क्लियर? दूसरे उदाहरण में हम देखें, हमने एक शब्द लिया गंगा और एक शब्द लिया जल। तो हमें मिला गंगा का जल। हमने कहा गंगा का जल, इसमें पहला पद क्या है? गंगा। और दूसरा पद क्या है? जल। और ये दोनों पद किस चीज से जुड़े हैं? का से जुड़े हैं। का क्या होती है? विभक्ति होती है। ठीक है जी, का की गैरारी आप जानते हो कौन सी विभक्ति होती है। तो विभक्तियों को और उनके चिन्हों को भी याद करना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो जल्दी आपको इस पे भी बना करके दे दी जाए। तो अब क्या हुआ? गंगा का जल। अगर इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे गंगा जल। ये गंगा जल क्या कहलाएगा? इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है ये। जहाँ पे का लोप हो गया है और ये नया पद, आप देख लो नया पद या नया शब्द इन दोनों पदों से छोटा है। क्लियर? तो इसको हम कहेंगे समस्त पद। गंगा जल हमारा क्या है? समस्त पद है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे समास है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही अच्छे से कि समास होता क्या है और कैसे काम करता है। अब देखिए समास के प्रकार देखते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के बारे में अगर और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप इसको ले सकते हो। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समाज के बारे में आप पढ़ना चाहते हो वो ये है, समाज के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी समझाया है। दूसरे पद को हम कहेंगे उत्तर पद। समास होने पर, दूसरा पॉइंट देखिए, समास होने पर दोनों पद या अन्य पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया भी है। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। ये समास के 6 प्रकार हैं। वन बाय वन हम इन सभी 6 प्रकारों को देखेंगे और ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आप हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट लें और कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो। एक बार हल्का सा आप रिविजन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। समास का हमारा पहला प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए होता क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद का जो पद है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। यानी कि मेन जो होता है वो बाद वाला ही होता है। समझ में आ गया आपको? प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, यानी कि वो एक विशेषता बता रहा होगा। प्राय ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, रसोई के लिए घर। अगर हमने ये शब्द समूह लिया है, रसोई के लिए घर, तो हम इसको क्या कहेंगे? समास बनने के होने के बाद हम इसको कहेंगे रसोई घर। और इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर घर क्या विशेष्य है और रसोई क्या है? विशेषण। रसोई क्या बताता है? हमें बताता है कि कहाँ पे खाना बनता है। क्लियर? तो घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण है। आगे ये क्या कहता है, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है विभक्ति के अलावा भी। जैसे दही बड़ा का अगर हम समास विग्रह देखें तो दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इसमें कितनी चीजों का विलोप हो गया? में का, डूबा का, हुआ का। तीन शब्दों का यहाँ पे
लोप हो चुका है। इनमें में तो आपको पता विभक्ति है, लेकिन डूबा हुआ ये विभक्ति नहीं है और इधर उधर के शब्द हैं। तो इन सब का लोप तीन का एक साथ हो चुका है और हमें नया शब्द जो मिला वो मिला डूबा हुआ। ये नया शब्द मिला, सॉरी, हमें नया शब्द मिला दही बड़ा। हमें नया शब्द मिला दही बड़ा और इन तीनों शब्दों का विलोप हो चुका है, लोप हो चुका है। तत्पुरुष के बहुत सारे भेद होते हैं, तो यहाँ पे हम भेद की बात नहीं करेंगे, सीधे जनरल आपको बता रहे हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे हम आपको। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ग्राम आगत। ये हमें एक शब्द दिया है, ये कहाँ से आया है वगैरह करके देखेंगे आप इसको, तो ग्राम को गया हुआ, तो को का भी विलोप हुआ, गया का भी हुआ, है ना। और हमें नया पद यहाँ पे मिल गया, ग्राम प्लस आगत से ग्राम आगत। उसके बाद ग्रह आगत, ग्रह को आया हुआ, सेम यहाँ पे भी है। उसके बाद परलोक गमन, परलोक को गमन, तो यहाँ पे को का लोप होता है। और एग्जाम्पल देखिए, मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, मरण को आसन्न, यहाँ पे को का लोप हो गया। ठीक है, साथ साथ आपका नया शब्द जो बना वो हमारा मरणासन बना। उसके बाद देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, या कहिए स्वर्ग को गत। बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं। अकाल पीड़ित कहाँ से बनाइए, अकाल प्लस काल से पीड़ित, यहाँ पे से का लोप हो गया है और हमें नया शब्द मिला अकाल पीड़ित। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्म, अनुभव से पैदा हुआ, से का लोप हो गया, यानी कि यहाँ विभक्ति का लोप हो रहा है। कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका नया नाम जो पड़ेगा इस समास का वो कर्ण तत्पुरुष पड़ेगा। तो हम विभेद पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम जनरल आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप छोटे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, यहाँ पे विषय विशेषज्ञ की डिमांड नहीं है। जैसे अगर हिंदी टीचर की डिमांड हो तब तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार का तत्पुरुष समास ये है। लेकिन अगर बाकी कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हैं या 9th 10th में आप एग्जाम दे रहे हैं, 11th 12th में आप एग्जाम दे रहे हैं, तब आपसे इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता जनरली। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए। हम इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। अब हम चलते हैं अगले समास में। पुरुष समास के कुछ उदाहरण ये देखिए आप। दूसरा हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को अच्छे से समझिए, अदरवाइज आप काफी लंबे टाइम तक कंफ्यूज हो जाएंगे। कर्मधारय समास में होता क्या है कि पहला पद आपका होगा विशेषण, यानी कि पहला पद किसी की विशेषता बता रहा होगा और दूसरा पद वो होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी। यहाँ पे देखिए, अंधा है जो कूप, अंधा क्या है, विशेषता बता रहा है, विशेषण है। ठीक है जी, ये क्या है, विशेषण है। और कूप क्या है, विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि कूप अंधा है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक नया शब्द मिलता है जिसको हमने कहा है समस्त पद, और ये समस्त पद क्या है, अंधकूप। तो आप देख रहे हैं किस किस का विलोप हो गया, यहाँ पे है जो, इस इन दोनों शब्दों का विलोप हो चुका है और नया शब्द हमें मिला अंधकूप। क्लियर। लेकिन हमें यहीं रुकना पड़ेगा, अगर हम यहाँ से ज्यादा इसकी व्याख्या करेंगे, अंधा है जो कूप अर्थात ऐसे अगर हमने कह दिया तो ये कुछ और भी हो सकता है, इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे और उस केस में आपका समाज बदल जाता है। तो फिलहाल हम कर्मधारय तक अपने आप को सीमित रख रहे हैं, इसलिए कर्मधारय की अभी बात कर रहे हैं। बाद में जब हम बात करेंगे बहुब्री की, हम कैसे, हम आपको समझाएंगे कैसे कर्मधारय समाज से बहुब्री समाज की तरफ जा सकते हैं। क्लियर। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए आप यहाँ पे, अध पका, आधा है जो पका, आधा है जो पका, उससे हमें नया शब्द मिलेगा अध पका। क्या क्या विलोपित हो गया, है और जो। ओके, उसके बाद बात करते हैं अश्रु गैस की, कहाँ से मिलाई, अश्रु को लाने वाली गैस, अश्रु गैस, क्या क्या विलोपित हो गया, अश्रु के बाद देखिए आप यहाँ को लाने वाली, सब विलोपित हो गया। उसके बाद गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश, तो यहाँ पे देखेंगे से भी गायब है, बना भी गायब है, और हमें नया शब्द मिला गोबर गणेश। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो, बगैर नोट्स बनाए आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। पीडीएफ भी आप ले लोगे तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप नोट्स बना के खुद स्टडी नहीं करोगे। क्लियर। तो ये आपको काफी हद तक कर्मधारय समास आप क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो आपको और आगे हेल्प करने वाले हैं। देखिए, ये एक शब्द मिला हमें पीतांबर, ये कहाँ से मिला है, ये समस्त पद है, कहाँ से मिला है, इन दोनों से मिला है। पीत है जो अंबर, यहाँ पे पीत आपका पूर्व पद है, अंबर आपका उत्तर पद है, और बीच में दो शब्द और थे, है और जो, इन दोनों को लोपित कर दिया गया है और नया शब्द हमें मिला है पीतांबर। इसमें आपका पीत क्या विशेषण है, विशेषता बताता है, पीलापन बताता है ये, और अंबर क्या विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और नया शब्द मिला हमें पीतांबर। अगर बात यहीं तक है तो ये कर्मधारय समास है, पीत है जो अंबर। अर्थात अगर हमने लगा दिया, अर्थात कृष्ण जी, तो
पीताम्बर किसके होते हैं? पीले कपड़े कृष्ण जी के, तो हम पीताम्बर कृष्ण जी को भी कहते हैं। इस केस में अगर हमने कह दिया पीत है जो अंबर अर्थात कृष्ण जी, तो ये समास बदल जाएगा और बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए नीलकंठ को, नीला है जो कंठ, इसका कंठ नीला है जिसका कंठ, अगर हम इसको बदल के कर दें तो ये समास बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीला है जो कंठ, है और जो का विलोप करके नया शब्द मिला जो कि समस्त पद कहलाया, और ये कहलाया है नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, ये कौन सा समास हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको अंतर भी समझा दिया है कि कर्मधारय का रूप बदल भी सकता है और बदल करके वो बहुब्रीहि भी बन सकता है, कैसे। अब बारी आती है तीसरे समास की, ये आपका है द्विगु समास। तो द्विगु समास को आप देख रहे हो, इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसका जो पूर्व पद होता है उसमें एक संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे द्वि, त्रि, पंच, छठ ऐसे करके लगा होता है, नौ। ठीक है जी, इससे आप पहचान सकते हो पन, इससे आप पहचान सकते हो कि ये आपका जो समास है वो द्विगु समास है। क्लियर है? हम रिपीट करते हैं। पहला पद जो है उसमें कोई संख्यावाचक विशेषण लगा होगा, पंच, द्वि, त्रि, चतुर्थ, नौ, अष्ट, षट, सप्त ऐसे करके। क्लियर है जी? तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अष्ट अध्यायी। तो अष्ट में, अष्ट किसे कहते हैं? आठ को कहते हैं। इसमें 8 अध्याय हो, वो सध्यायी कराएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए चवन्नी, 4 आनों का समाहार। तो 4 लग गया है, चवन्नी में 4 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी द्विगु समास है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, ग्रुप कह सकते हो, 5 तंत्रों का ग्रुप। तो यहाँ पे तंत्रों और ग्रुप का जो विलोप हुआ तो ये जो है बना पंचतंत्र, सॉरी तंत्र का विलोप नहीं हुआ, का समाहार का विलोप हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ? पंचतंत्र बना। पंचवटी में देखिए पंच लगा है, यहाँ पे देखिए पंजाब में, यहाँ पे भी बिंदी लगी होती है, पंजाब। ठीक है। द्विगु समास के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखिए, चौमासा, चौराहा, तिरंगा, 3 रंग वाला, दोराहा, दो राहों का रास्ता, दो राहें जहाँ से जाती हैं, 2 रास्ते अलग जाते हैं तो उनको दोराहा कहते हैं। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। नवनिधि, 9, 9 जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अपनी जनरल की भाषा में उसको उसकी बात हो रही है। नवरत्न, 9 रत्नों का, 9 रत्नों का त्योहार समाहार, नवरत्न। ठीक है जी, ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल देखिए, त्रिफला, त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिवेणी। ठीक है, सतगई, ठीक है, शताब्दी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, और सैकड़ों एग्जाम्पल भी आप ऐसे देख सकते हैं। और अब आप देखिए एक और समास की बात हो रही है, यह है आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में आप देखोगे, इससे पहले हमने कर्मधारय समास देखा था। कर्मधारय समास में क्या देखा था कि पहला पद विशेषण था, दूसरा पद विशेष्य था। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, और ये दोनों पद मिलकर के किसी और पद की ओर इशारा कर रहे होंगे, यानी किसी और की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हमने बात की थी, पीला है जिसका अंबर अर्थात पीतांबर अर्थात कृष्ण जी, कृष्ण जी की बात हो रही थी। जब हमने पीतांबर को विच्छेद किया था शब्द पीतांबर का, तो हमने 2 शब्द मिले थे, पीत है जो अंबर, या पीत है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण जी। जब हमने बात की अर्थात कृष्ण जी की, तो ये समाज जो है अब बहुवचनीय समाज बन चुका है, अब ये कर्मधारय समास नहीं रहा। तो ऐसी देखिए आप बहुत सी जगह पर आपको ऐसे क्लियर कट एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे आप ये समास आसान से पहचान सकते हो। यहाँ पे देखिए निशाचर की अगर हम बात करें, तो इसको आप अगर तोड़ोगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, निशा और चर। तो यहाँ पे देखेंगे निशा हम कहते हैं रात को, और चर मतलब चरने वाला। तो रात में विचरण करने वाला या रात में चरने वाला ऐसा जो प्राणी होता है उसको हम कहते हैं निशाचर। और यहाँ पे लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राक्षस की। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये सब कुछ जितना हमने ये विश्लेषण किया, ये इशारा कर रहा है राक्षस की तरफ, जो कि अन्य पद में आता है। कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझिए, एक दंत, एक है जिसका दांत, या एक दांत वाला अगर आप कहेंगे तो ये कर्मधारय समास हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, एक दांत अर्थात एक दांत वाला, जो कि है गणेश जी। तो जो हमने बात की है जो कि है गणेश जी अर्थात गणेश जी, ऐसा अगर हम कहेंगे तो ये बात गणेश जी की हो रही थी। पहले हमने कहा एक दांत वाला, लेकिन ये इशारा किसकी तरफ हो रहा था? गणेश जी की तरफ हो रहा था। तो जो हमने गणेश जी का जिक्र कर दिया, तो ये बहुब्रीहि समास बन गया है, अब ये कर्मधारय समास
नहीं रहा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये पीताम्बर का आपका एग्जाम्पल है, पीले वस्त्रों वाला अर्थात जी। ऐसे ही और देखिए आप, पंचानन, पांच हैं आनंद जिसके अर्थात शिव जी। तो ये कैसा समास हो गया? ये आपका समास हो गया है बहुब्री। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, वे किसी की तरफ आप किसी को भी कह सकते हो जो महान आदमी हो। तो ये तीसरे पद की बात हो रही है। पहले मतलब दो पद जो है आपके जो भी दिए गए हैं, उनमें से कोई प्रधान नहीं है, किसी और की ही बात हो रही है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास बन जाएगा। लंबोदर को देखिए आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार आता भी है। लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, तो जब हमने गणेश अर्थात गणेश जी कहा या गणेश जी कहा, तो ये आपका बहुब्रीहि समास बन गया है। आगे देखिए षडानन, छह है जिसके आनंद मतलब सर, तो ये किसकी बात हो रही है? कार्तिकेय की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही आपका त्रिलोचन है, सुब्रमण्य है, दशानन, रावण के लिए इस्तेमाल होने वाला दर्श है जिसके सर अर्थात रावण। एक और एग्जाम्पल से आप यहाँ पे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर समझ सकते हैं आसानी से। कमल नयन अगर हमने एक शब्द लिया जिसमें हम कह रहे हैं कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास क्यों है? क्योंकि कमल जैसे नयन की बात हो रही है। कमल जैसे नयन, तो कमल जैसे नयन मतलब कमल विशेषण है और बता रहा है विशेषता किसकी? नैनो की विशेषता बता रहा है, आंखों की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। लेकिन जैसे ही हमने कहा कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण जी, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो चुका है। तो एक ही शब्द में दो समास हमने ढूंढ लिए। अब एक समास और देखिए, द्वंद्व समास। यहाँ पे द्वंद्व मतलब झगड़ा या लड़ाई को कहते हैं हम द्वंद्व। तो कुछ झगड़ा या लड़ाई कब होती है, ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो झगड़ा या लड़ाई कब होती है? जब कोई विपरीत चीजें मिलती हैं कहीं पे, तो उनके बीच अक्सर विवाद होता है ऐसा। जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। अगर आप हिंदी में विलोम शब्द की बात करो तो एक दूसरे के विलोम भी हैं। तो ऐसे विलोम शब्दों का जहाँ मिलन होता है वहां पे द्वंद्व समास बनता है, हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। और अक्सर यहाँ पे क्या होता है, और शब्द का विलोप हो जाता है। पति और पत्नी हम कहें तो हम सीधे पति पत्नी कहेंगे, बीच में एक चिन्ह लगा देंगे जिसको हम कहेंगे योजक चिन्ह। ठीक है जी। तो ऐसे आप सैकड़ों एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। अन्न और जल, तो अन्न और जल किससे मिलकर बने हैं? दोनों और से मिलकर जुड़े हैं, सॉरी। तो और का विलोप हो गया और अन्न जल बना, लेकिन यहाँ पे एक योजक चिन्ह मिल गया, अपना पराया। एक दूसरे के विपरीत भी है क्लियर कट। यहाँ पे तो क्लियर कट नहीं दिख रहे हैं अन्न और जल एक दूसरे के विपरीत, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत आपको दिख रहे हैं। कोई अपना होता है, कोई पराया होता है, अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द माने जाते हैं। ऐसे ही अमीर गरीब एक दूसरे के विलोम है, दोनों जुड़े और खत्म हो गया और यहाँ पे योजक चिन्ह लग गया। वैसे ही आप आटा दाल, आशा निराशा देखेंगे, उल्टा सीधा, ऊंच नीच, दिन रात, छोटा बड़ा, मोटा पतला, इस तरह सैकड़ों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि ये समाज आप कभी भी भूलोगे नहीं। इतना क्लियर कट आपको बता दिया गया है, इससे ज्यादा क्लियर कट आई थिंक आपको कोई नहीं बता पाएगा। उसके बाद बात करते हैं अंतिम समास की। ये हमारा है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जो हमारा पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है। अव्यय आप जानते हो किसको कहते हैं? परिभाषा देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उससे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया में बना समास पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है, जैसे प्रति दिन। तो प्रति यहाँ पे लगा है, ये अपना आप में अव्यय है, यही प्रधान है, लेकिन यहाँ पे प्रति अव्यय भी है। समास पद भी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अव्यय की भांति ही काम कर रहा है। बहुत सारे और एग्जाम्पल। देखिए और एग्जाम्पल, आ जन्म, जन्म से लेकर आजीवन। आ क्या है यहाँ पे? आ यहाँ पे अव्यय है। आ मरण, मरने तक। आ समुद्र, समुद्र तक। गली गली, द्वितीय गली, गांव गांव, घर घर, दिनों दिन, निडर। ये सब क्या है आपके? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यहाँ पे बड़ी आसानी से कई बार आप पहचान सकते हो। यथा जैसे शब्द अगर कहीं लगे हैं, प्रति जैसे शब्द लगे हैं, ये सब क्या है? अव्यय कहलाते हैं। आ लगता कहीं पे, वहां पे भी अव्यय आप आसानी से पहचान सकते हो। प्रति अव्यय, उस प्रति या आ या यथा, ये सब क्या है? अव्यय हैं। हाथों हाथ, साफ साफ, साथ साथ, ऐसे करके और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। गांव गांव, गली गली, यहाँ पे भी आप आसानी से पहचान सकते हो। ये सब के सब क्या है? अव्ययी भाव के उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो आई थिंक आप छह के छह समास कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। हमने इतने अच्छे से आपको बता दिया है, बस आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा सुनना है और जगह जगह पर रोक करके नोट्स बनाने हैं। दो काम आप करेंगे और बीच में थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे हफ्ते 10 दिन के बाद, तो आपको डेफिनेटली ये समास जिंदगी भर के लिए याद रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।